आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया हमारी नजर से। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के रुकन ममालिक अपने उस हदफ पर कायम हैं कि सन 2024 तक वो अपनी सालाना मजमूई कौमी पैदावार का 2% हिस्सा दिफा पर खर्च करेंगे और यह इत्तफाक राय ब्रसेल्स में तंजीम की सरबराही मीटिंग में हुई। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो ममालिक को अपना दिफाई खर्च 4% बढ़ाने का सुझाव दिया था। नेटो कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान ममलिकत ने यह फैसला भी किया कि साबिक यूगोस्लाविया और खासतौर से साबिक यूगोस्लाविया की रियासत मकदूनिया को नेटो की रुकनीत के लिए मुज़ाकरात की दावत दी जाए। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज अमेरिकी सदर की तरफ से जर्मन हुकूमत पर इस वजह से तनकीद की गई थी कि जर्मनी नेटो में सिर्फ 2% हिस्सा खर्च करता है, लेकिन दूसरी जानिब वो रूस से $1 बिलियन की गैस और तेल खरीद रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका यूरोप की दिफा के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा। नेटो के जरिए जारी आदाद और शुमार के मुताबिक अमेरिका का 2018 में दिफा पर जीडीपी का जो 3.5% खर्च करने की जो उम्मीद है, जो पिछले साल की 3.57 के मुकाबले कम है। A very frank and open discussion on burden sharing, both yesterday and today. And actually, I think that discussion has made NATO stronger. It has created a new sense of urgency when it comes to the importance of investing more in defense. We are committed. I think that the fact that we had this open discussion has also clearly stated that we will redouble our efforts, and it also shows that the clear message from President Trump is having an impact. डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इजलास में खासतौर से अमेरिकी सदर ने इत्तेहादियों को उनके दिफाई अखराजात में इजाफे पर मजबूर कर दिया है। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नेटो की 2 रोज़ा समिट के दूसरे रोज ट्रंप ने कहा कि तंजीम के रुकन ममालिक अपने अपने दिफाई अखराजात में इजाफे पर रजामंद हो गए हैं। हालांकि इस समिट में दिफाई बजट से मुतालिक रुकन ममालिक की राय खासतौर से अलग अलग थी। ट्रंप ने कहा कि यह इत्तफाक राय उस वक्त मुमकिन हुई जब उन्होंने अपने बार बार के मुतालबात से अमेरिकी इत्तेहादियों को बहरानी मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया, लेकिन यूरोपीय ममालिक फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि वो ट्रंप की बात से इत्तफाक नहीं रखते। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका की नाटो के साथ जवाबदेही काफी मजबूत है और ये पहले से और बेहतर हुई है। But that's unnecessary, and the people have stepped up today like they've never stepped up before. And remember the word, $33 billion more they're paying. And you'll hear that from the Secretary General in a little while. He thanked me, actually. He actually thanked me. And everybody in the room thanked me. There's a great collegial spirit in that room that I don't think they've had in many years. They're very strong. So, yeah, very, very unified, very strong, no problem. Right? And the United States commitment to NATO is very strong, remains very strong. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस बेहतरीन मुआहदे की ख्वाहिश कर सकते हैं वो एक ऐसा मुआहदा हो सकता है जिसके जरिए दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। ये बात उन्होंने ब्रसेल्स में नेटो समिट के मौके पर कही। जब अमेरिकी सदर से पुतिन की दोस्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात में वो उन तमाम मौजू पर बातचीत करेंगे जिससे दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो और कोई मसाइल, कोई तनाज़ा न हो। आपको बता दें कि ट्रंप रूसी सदर पुतिन से आइंदा पीर को हेलसिंकी में मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों ही लीडरों की मुलाकात पर टिकी हुई है। You know, somebody was saying, is he an enemy? No, he's not my enemy. Is he a friend? No, I don't know him well enough. But the couple of times that I've gotten to meet him, we got along very well. You saw that. I hope we get along well. I think we get along well. But ultimately, he's a competitor. He's representing Russia. I'm representing the United States. So, in a sense, we're competitors. Not a question of friend or enemy. He's not my enemy. And hopefully someday maybe he'll be a friend. It could happen. But I just don't know him very well. I've met him a couple of times. And when I did meet him, most of you people were there.
अपनी पॉलिसियों और मतनाज़ा बयानों के लिए चौतरफा तनकीद का निशाना बन रहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट के बाद ब्रिटेन पहुंच गए हैं। बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे के दौरान ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा के साथ बातचीत करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ II के साथ चाय और वीकेंड में स्कॉटलैंड में छुट्टियां बिताएंगे। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच कई सियासी मतभेद होने के बावजूद बरतानिया हुकूमत EU छोड़ने के बाद अमेरिका के साथ तिजारती समझौते होने की उम्मीद है। बरतानिया को ट्रंप से जब ये पूछा गया कि ब्रेक्जिट मसले पर उलझी टेरेसा सरकार बरतानिया में रहती है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो ये बरतानिया के अवाम पर मुनहसर है कि वो क्या चाहती हैं। Well, Brexit is, I've been reading a lot about Brexit over the last couple of days, and it seems to be turning a little bit differently, where they're getting at least partially involved back with the European Union. I have no message. It's not for me to say. I own a lot of property there. I'm going to Scotland while I wait for the meeting. I have Turnberry in Scotland, which is a magical place, one of my favorite places. I'm going there for 2 days while I wait for the Monday meeting. But it's not for me to say what they should be doing in the UK. I have great friendships. My mother was born in Scotland. I have great friendships over there. We have a wonderful ambassador, Woody Johnson. And he's doing it. By the way, Woody's doing a great job. But it's not for me to say. I'd like to see him be able to work it out so it could go quickly, whatever they work out. बरतानी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा ने भी ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बाहमी ताल्लुकात के बारे में अपनी हुकूमती तरजीहात पर मुश्तमिल वाइट पेपर की तफसीलात जारी कर दी है और इन पॉलिसी नुकात में मुस्तकबिल में अशिया की आज़ादाना तिजारत का इरादा भी शामिल है। टेरेसा ने इस पॉलिसी पर क़दामत पसंद जमात के कई रहनुमाओं से ख़ास तौर से इस पर गुस्से का भी इजहार किया है उन्होंने, और वाज़ेह है कि टेरेसा में की ख़ास तौर से सॉफ्ट ब्रेक्जिट की इसी पॉलिसी की वजह से गुज़िश्ता दिनों 2 बरतानवी वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इन दस्तावेज़ को बरतानिया की खारजा और तिजारती पॉलिसी में गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली भी इसे करार दिया जा रहा है। Mr. Speaker, the government is determined to build a new relationship that works both for the UK and the EU, one grounded in our shared history, but which also looks to a bright and ambitious future, a relationship that delivers real and lasting benefits to both sides. First, Mr. Speaker, the White Paper confirms the UK will leave the European Union on the 29th of March 2019, forging a new way in the world, outside the single market, outside the customs union. Yeah. It safeguards the constitutional and economic integrity of the UK. It reclaims the UK's sovereignty, and it protects our economic interests by minimising the risk of any disruption to trade. यहाँ रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ कल वतन वापस लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें घर जाने की बजाय एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी के मद्देनजर लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नवाज की वापसी के वक्त लाहौर एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए जाएंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर से रावलपिंडी की अदलिया जेल ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कम से कम 100 लीडरों और कारकुनों को आज ही हिरासत में ले लिया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां लाहौर से हुई हैं। आपको बता दें कि बदनवानी के एक मामले में एहतसाबी अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 10 और 7 साल की सजा सुनाई है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके ऊपर हुई ज्यादती का बदला अवाम 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में लेगी। So I'll be going back home, and not home, but I understand that they will take me to the jail from the airport, and I will be in touch with my lawyers from here and consult them as far as the appeal is concerned. And you will seek to appeal, and you won't claim asylum here? No. I have no intention of seeking asylum anywhere.
वहीं नवाज शरीफ का खैर मकदम करने के लिए पार्टी ने बड़ी तैयारियां की हैं। पार्टी लीडर और कारकुनान बड़ी तादाद में लाहौर पहुंच रहे हैं। पार्टी लीडरों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस निगरां वजीर आला और दीगर को हिदायत पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है और ये गिरफ्तारियां इंतखाबात से कबल धांधली है। मैं इंशाअल्लाह खुद अल्लाह ताला ने चाहा जिंदगी रही तो मैं इसको पुरअमन मगर पुरशुबह इस्तकबाली जुलूस को मैं लीड करूंगा और इंशाअल्लाह हम बड़े अमन से जाएंगे और मियां नवाज शरीफ को हम खुशामदीद कहेंगे और फिर उसके बाद बड़े अमन से हम डिस्पर्स करेंगे। और अगर इन्होंने ये कुछ समझता है कि मुझे वो गिरफ्तार कर लेंगे तो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं। कल भी मैंने कहा कि मैंने कभी हथकड़ियों को जिक्र नहीं किया। हथकड़ियां नवाज शरीफ के साथ मुझे भी लगी थी, लेकिन इन चीज़ों की कभी जहन में चीज़ ने असल बात आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। कभी मैंने हथकड़ियों को और लांडी जेल को और अटक की सुराखों को कभी मैं अपना खातर में नहीं लाया, ना आज लाऊंगा ना कल लाऊंगा। और सीधे रुक करेंगे फोन लाइन पर इस्लामाबाद का, जहां पर जब्बार चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। जब्बार साहब, नवाज शरीफ कल पाकिस्तान लौट रहे हैं, तैयारियां क्या है वहां पर? लाहौर में खास तौर से गिरफ्तारी की बात हो रही है, कहां रखा जाएगा उन्हें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में चूंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन 2 हफ्ते बाद है, तो पाकिस्तान में होता है जो कि गवर्नमेंट एक इंटरम आ जाती है तो जब 7 दिन के लिए तो वो इलेक्शन करवाने आती है। इस वक्त वही गवर्नमेंट है और काफी दोनों तरफ से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी पार्टी नवाज शरीफ का इस्तेमाल करने के लिए उनको एयरपोर्ट से लेकर आने के लिए बहुत बड़ी तैयारियों में मसरूफ है। लोगों की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो कारकुन हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उनको लेके तो कल लाहौर में पूरा जश्न का समा बना दिया जाए और साबित किया जाए कि नवाज शरीफ से जो उनका जो बयानिया है कि उनको सजा गलत हुई है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग निकले। इलेक्शन का भी माहौल है, लोग ताकि इलेक्शन रैली भी बन जाए और उनको डबल उसका फायदा हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है जो अपने अरेंजमेंट कर रही है, वो अपने अरेंजमेंट कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का पैदा ना हो जाए। उनकी दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि जो कहा जा रहा है, जो कुछ खबरें आ रही है गिरफ्तारियां भी हो रही ताकि लोगों को ज्यादा तादाद में एक साइजेबल क्राउड को पहुंच सके, लेकिन बहुत ज्यादा इतनी तादाद में न जमा हो जाए जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाए। दूसरी बात जहाँ तक इनको कहाँ रखा जाएगा, वो बात ये 2 प्लान है। एक तो यह है कि वो लाहौर में लैंड करते हैं तो उनको गवर्नमेंट का जो भी का नाम है, जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना है, उनकी प्लानिंग यह है कि उनको एयरपोर्ट के अटन से ही गिरफ्तार करके एयरलिफ्ट कर लिया जाए, हेलीकॉप्टर लाहौर एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है। मुस्लिम लीग नून बड़े पैमाने पर अपने लीडरों और कारकुनों की गिरफ्तारी की बात कह रही है और इसे इंतखाबात में धांधली से ताबीर कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक इलेक्शन का माहौल है, तो जो जाहिर है इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियां ही जो भी उनके खिलाफ मैय्यर लिया जाता है, भले वो मेरिट पर ही क्यों ना हो, तो वो सियासी पार्टियां जो है वो ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो नारे लगा रहे हैं, तो उनको जो प्री पोल रिगिंग से ताबीर कर रही है। जाहिर है होता भी है, जब आप पीढ़ी के कारकुन को पकड़ेंगे तो वो उसको डेफिनेटली अपनी जो उनकी ख्वाहिश की जो ताबीर है वो उसको मानी बनाएगा। तो इस वक्त भी जो PMLN है वो इन गिरफ्तारियों को, इन रास्तों को रोकने को जो प्री पोल धांधली इंतखाबात से कबल धांधली की नारे से ताबीर कर रही है। इसके लिए आज नवाज शरीफ ने भी कहा और बाकी पार्टी के लोग भी यही नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल आते अगर कोई गवर्नमेंट जो है इनके वक्त से दुरुस्त रिजल्ट आते हैं इलेक्शन में, तो वो कम से कम उसके बाद पॉपुलर नारा लेके एहतजाज की सूरत में जा सके। आपको पता है पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो धांधली का शोर मचता है, तो वो उसी नारे को एक कहने की फाउंडेशन जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं। कल अगर PMLN हार जाती है तो ये कहेंगे हमसे पहले भी बहुत इलेक्शन से पहले भी धांधली की गई थी, में भी धांधली की गई थी और बात नहीं थी। इसी तरह देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे। इधर वजीर आजम, अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस से कहा है कि वो शाम में मौजूद ईरानी मिलिशिया को निकाल दें
तो तेल अवीव बशर अल असद इक़्तिदार के लिए खतरा नहीं बनेगा। ज़राए के मुताबिक मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम नहीं छोड़ेगा, लेकिन रूस को चाहिए कि वो शाम में मौजूद ईरानियों को निकाल बाहर करे। इजराइल का मानना है कि ईरानी शाम में असद हुकूमत की मदद के बहाने अपने कदम जमा रहे हैं, जो कि इजराइल के लिए खतरा है। वहीं रूस का कहना है कि वो शाम में इजराइल और ईरान के बाहमी तसादुम को रोकने के लिए पहले से ही काम कर रहा है। रूस ने शाम की वादी गोलान में ईरानी फोर्सेस को दूर रखने की कोशिश की है। ईरानी फोर्सेस शाम और इजराइल की सरहद पर 80 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इजराइल का असरार है कि ईरान शाम की सरजमीन मुकम्मल तौर पर खाली कर दे। इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आला मुशीर अली अकबर विलायती से आज मॉस्को में मुलाकात की। इस मुलाकात की कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। ताहम बुध को रोज विलायती ने कहा था कि ईरान का रूस के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इंतहाई अहम है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो रूसी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई और सदर हसन रूहानी के पैगामात पहुंचाएंगे। विलायती ने कहा कि अमेरिकी सदर एक गैर जिम्मेदार शख्स है और उन्हीं की वजह से ईरान का रूस से ज्यादा मदद हासिल करना जरूरी हो गया है। अली अकबर विलायती ने शाम में सदर बशर अल असद की अफवाज को रूस और ईरान की तरफ से दी जा रही मदद का हवाला भी दिया। वाज़ेह है कि जौहरी समझौते से अमेरिकी दस्तबरदारी के बाद ईरानी माशी पाबंदियां झेल रहा है। वो अमेरिकी असरात को कम करने के लिए अपने इत्तेहादी ममालिक से लगातार राब्ते कर रहा है। उधर इजराइल ने ड्रोन हमले के जवाब में शाम में मिसाइल हमले किए हैं। इजरायली अफवाज के मुताबिक शाम की गोलान हाइट पर 3 मिलिट्री पोजीशन को निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि बुध की रात शाम की जानिब से ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे हवा में ही तबाह कर दिया गया। वहीं शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गोलान हाइट इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। वाज़ेह है कि शाम में ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह की तैनाती के बाद इजराइल ने शाम से लगी सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। इजराइल को डर सता रहा कि कहीं हिजबुल्लाह गोलान हाइट पर अपनी मिलिशिया ना तैनात कर दे। एक और छोटा सा वक्फा, लौटेंगे खास तौर से फीफा आलमी कप से जुड़ी हुई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। अफगानिस्तान में आज तालिबान ने फिर हमले किए हैं और तालिबानियों ने खासतौर से कुंदूज और फराह सूबे में सिक्योरिटी अफवाज पर हमले किए। इस हमले में 20 अफराद मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इनमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। कुंदूज में 14 सिक्योरिटी अफवाज मारे गए हैं, जबकि फराह में 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। फौज के तर्जुमान मोहम्मद हनीफ रेजई ने बताया कि कुंदूज के दश्त-ए-अर्क जिले में फौजी चौकी पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में 15 फौजी मारे गए और इस वाक़े में कम से कम 13 लोग जख्मी भी हो गए हैं। वहीं फराह में इस हमले में तालिबान ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जिसमें 5 पुलिस एहलकार मारे गए। थाईलैंड की गुफा से सभी 12 बच्चों और उनके कोच को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। तंग टेढ़े मेढ़े रास्तों, पानी से लबालब और अंधों खासों से अंधेरे वाली गुफा में से बच्चों को वापस लाना मौत के मुंह से वापस लाने से कम नहीं था। एक तरफ लगातार हो रही बारिश मिशन के रास्ते में रुकावट डाल रही थी, तो दूसरी तरफ और मुश्किल ये थी कि बच्चों को ठीक से तैरना भी नहीं आता था, ऑक्सीजन भी कम थी। ये सब इतना मुश्किल था कि शुरू में कहा गया था कि बच्चों को बाहर निकालने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन अनगिनत मुश्किलों के बाद भी सबको महफूज बाहर निकाल दिया गया और 3 दिनों के अंदर इस मिशन को कुछ चुनिंदा गोताखोरों ने मुश्किल से भी हालात में मुमकिन बना दिया। उनमें से एक है बरतानिया के ब्रिटॉन जॉन वॉलेंथन, जिन्होंने अब सबसे पहले बच्चों का पता लगाया और जिनकी आवाज़ गुफा में 9 दिन से फंसे बच्चों और उनके कोच ने सबसे पहले सुनी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। बरतानिया के हीथ्रो एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों ने उनसे इस मुश्किल मिशन के बारे में बातचीत की, पूछा क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। Obviously flooded, dark, poor visibility underwater, so a lot of difficulty. But with a strong international team, we were able to overcome those difficulties, and ultimately, as I said, the results speak for themselves. There's talk of you getting an award for this. How would that make you feel? We're not heroes. What we do is very calculating, very calm. It's quite the opposite. That's what we do. We take it one step at a time, and hopefully, as we've managed to in this case, we come up with the results. But it's really the international team that I would like to focus on.
और बात फीफा आलमी कप की 2018 के दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मारियो मांजुकिच के इजाफी वक्त में दागे गोल की बदौलत क्रोएशिया शुरुआत में ही पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा। इंग्लैंड की तरफ से कीरेन ट्रिपियर ने 5वें मिनट में ही दमदार फ्री किक पर गोलकीपर डेनियल सुबेकिच को छकाते हुए इंग्लैंड को 1-0 से आगे कर दिया, लेकिन इवान पेरिसिच ने 68वें मिनट में क्रोएशिया को दूसरे हाफ में बराबरी दिला दी। इंग्लैंड की टीम जहां पहले हाफ में हावी रही, वहीं दूसरे हाफ में क्रोएशिया का दबदबा देखने को मिला। मुकर्ररा वक्त के बाद मैच 1-1 से बराबर था, जिसके बाद मांजुकिच ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में 119वें मिनट में गोल दागकर क्रोएशिया को पहली बार फाइनल में जगह दिला दी। मैच के दौरान हालांकि कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते हुए भी देखा गया, लेकिन आखिर तक इंग्लैंड कोई गोल नहीं कर सकी। फुटबॉल आलमी कप की तारीख में दूसरी बार सेमीफाइनल में खेल रही क्रोएशिया की टीम इससे पहले फ्रांस में 1998 में सेमीफाइनल में पहुंची थी और तब उसे मेजबान टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो आपको बता दें कि खासतौर से अगर हम अब बात करते हैं फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की, तो क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मारियो मांजुकिच के इजाफी वक्त में दागे गए गोल की बदौलत खासतौर से क्रोएशिया शुरुआत में ही पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा। इंग्लैंड की तरफ से कीरेन ट्रिपियर ने 5वें मिनट में ही दमदार फ्री किक पर गोलकीपर डेनियल सुबेकिच को छकाते हुए इंग्लैंड को 1-0 से आगे कर दिया, लेकिन इवान पेरिसिच ने 68वें मिनट में क्रोएशिया को दूसरे हाफ में बराबरी दिला दी। इंग्लैंड की टीम जहां पहले हाफ में हावी रही, वहीं दूसरे हाफ में क्रोएशिया का दबदबा देखने को मिला। मुकर्रर वक्त के बाद मैच 1-1 से बराबरी पर था। इसके बाद मांजुकिच ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में 119वें मिनट में गोल दाग करके क्रोएशिया को पहली बार फाइनल में जगह दिला दी है। मैच के दौरान हालांकि कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते हुए भी देखा गया। और स्पेन में हर साल एक अनोखा फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जिसमें बुल रेस इसमें अहम होती है। स्पेन के पैम्प्लोना में हफ्ते भर चलने वाली इस दौड़ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं और सांड के साथ दौड़ लगाते हैं। इस बार सांड ने 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये दौड़ रोजाना सुबह 8 बजे शुरू होती है और 5 मिनट तक ऐसे ही यहाँ पर सड़कों पर हंगामे के हालात रहते हैं, लेकिन बुल रेस में शामिल होने से नहीं डरते हैं। तो आप तक देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बुल रेस स्पेन में काफी मकबूल है। तो सड़कों पर बुल दौड़ाए जाते हैं और लोग भी उनके साथ दौड़ते हैं, कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। तो वन न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।